अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज हम वहीं पे खड़े हुए हैं उसके इलेक्ट्रिकल रूम के आगे। फवाद थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे और इस पर क्या क्या अप्लाइंसेस लगी हुई हैं। बताइए फवाद। जी, इस साइड पे 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, जैसा कि कल आपको बताया था। अच्छा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम है, जिसमें रफली इनका तकरीबन एक घर जितना लोड है। अगर एक 200 स्क्वायर यार्ड का एक आप घर लें, 150 स्क्वायर यार्ड का आप एक घर लें, तो रफली उतना लोड है इस टोटल ये जो 2 होम ऑफिसेस बने हुए हैं। इसमें 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाया गया है। 4 इसमें फिनिक्स की बैटरीज हैं 230 एम्पेयर आवर ईच की। रफली 10 किलोवाट्स का टोटल बैटरी बैंक इसमें कनेक्टेड है। 80% का उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, जैसा कि आपको कल भी डिटेल में डिस्कस किया था कि ये डीप साइकिल बैटरीज़ हैं, फिनिक्स की टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ हैं। 12 वोल्ट्स की ईच बैटरी होती है। इसमें वेरिएबल कैपेसिटी आती है। इन क्लाइंट को थोड़ी ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए था, इसलिए 230 एम्प आवर की ईच बैटरी है। टोटल रफली जो बैटरी बैंक का एनर्जी कैपेसिटी बनती है वो 9 पॉइंट समथिंग टूवर्ड्स 10 किलोवाट्स ही वो रफली कैपेसिटी बनती है, जिसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जब 80% बनता है तो 8 किलोवाट आवर्स की एनर्जी आप यूज़ेबल कैपेसिटी 8 किलोवाट आवर्स की है। साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं, जो दोनों आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस दिख रहे हैं। एक आपके सामने है, एक आपके राइट पे है। दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस में सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस प्लस MCBs प्लस MCCBs, फेस सेलेक्टर्स, वोल्टेज इंडिकेटर, करंट एम्पेयर इंडिकेटर्स, ये सब डिवाइसेस लगी हुई हैं ताकि आसानी से किसी भी चीज़ को कट ऑफ करना हो, या फिर आपने देखना हो कि आपका सिस्टम कितने वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, कितना के इलेक्ट्रिक के वोल्टेज इनपुट आ रहे हैं, प्लस आपके लोड की पावर कितनी है, तो एम्पेयर्स में आप उसको रीड करके इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एडिशनली आप इस रूम में देख सकते हैं कि ये सेपरेट रूम बनाया गया है, फैसिलिटी के साथ एक सेपरेट रूम, इलेक्ट्रिकल रूम बनाया गया है ताकि जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट किया जाए। एडिशनली इससे फ़ायदा ये होता है कि जो डस्ट क्लॉगिंग है इन्वर्टर की वो कम से कम होती है, क्योंकि इस रूम में ये देखें आप वेंटिलेशन के लिए एक थोड़ी सी स्लिट दी गई है नेट लगाकर, ताकि डायरेक्ट विंड का जो है वो इनपुट ना आए, जितनी मिट्टी हो सके रुक जाए। प्लस अंदर एक वेंटिलेशन के लिए फ़ैन लगाया गया है, एग्जॉस्ट फ़ैन आप देख सकते हैं वॉल पे लगा हुआ है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो इन्वर्टर है, क्योंकि एयर वेंटिलेटेड इन्वर्टर्स हैं, इनमें हीट सिंक भी लगे हुए हैं, इसमें फ़ैन्स भी लगे हुए हैं, बट नॉनदलेस ये एयर वेंटिलेटेड सिस्टम्स हैं, तो इनको हवा से ही कूलिंग मिलती है। तो जितनी एयर सर्कुलेशन अच्छी होती है इनके आसपास, उतना ही अपना टेम्परेचर कम रखते हैं, उतना सिस्टम या कंपोनेंट के फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके सेलिएंट फीचर्स थे। बाकी अब आपको मैं क्लोज़अप में दिखा देता हूँ कि सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट में क्या क्या डिवाइसेस लगी हुई हैं, ताकि आपको इन डिटेल पता लग जाए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये फेस सेलेक्टर, आउटपुट सेलेक्टर है। अगर आप 2 पे करते हैं तो आप सोलर पावर से अपने लोड को पावर दे रहे होते हैं। 0 पे आपका लोड को पावर कट ऑफ हो जाता है। 1 पे अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो लोड है उसको पावर के इलेक्ट्रिक से डायरेक्ट जा रही होगी, तो बाईपास हो जाएगा। 1 अगर आप इसको 1 पे करेंगे तो आपकी जो पावर है वो बाईपास होकर के इलेक्ट्रिक से पावर लेना शुरू कर देगा। इसकी वजह यह है कि अगर इन्वर्टर को किसी भी वजह से उतारना पड़े और रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए भेजना पड़े, तो आप इसको 1 पे करके अपने लोड को कंटिन्यूस पावर इंश्योर कर सकते हैं। और आप 1 पे रख के फिर आप इन्वर्टर को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल और विदाउट एनी कट ऑफ टू योर लोड। ये वोल्टेज इंडिकेटर है कि इनपुट के इलेक्ट्रिक के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। 230 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो रफली वेरी फाइन। ये 2.6 एम्पेयर्स का भी करंट लोड है जो लोड को पावर जा रही है। 2.6 एम्पेयर्स रफली कन्वर्ट्स टू अराउंड 650 वाट्स। तो क्योंकि अभी फैसिलिटी यूज़ नहीं हो रही, क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री हैं, तो अभी इस फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर रहा पिछले 20 दिनों से कोई, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी डस्ट एक्यूमुलेशन भी हो गई है, क्योंकि वो क्लाइंट मौजूद नहीं है। तो जब वो होते हैं तो फिर वो अपनी रूटीन मेंटेनेंस करवाते रहते हैं अपने सामने। अच्छा, आप और भी देख सकते हैं इस DB बॉक्स में ये लगा हुआ है MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये है आउटपुट का, ABB कंपनी का ये MCB है और 40 एम्पेयर्स की इसकी रेटेड कैपेसिटी है। प्लस आप देख सकते हैं कि श्नाइडर का एक DC आउटपुट ब्रेकर भी लगा हुआ है। नीचे MCC भी लगी हुई है, ये बैटरीज़ के लिए होती है, बैटरीज़ का कट ऑफ ये रेगुलेट करती है। 100 एम्पेयर्स की इसकी कैपेसिटी है। प्लस आप ये दूसरे DB बॉक्स में देख सकते हैं कि यहाँ सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगी हुई है। ऊपर एक और फेस सेलेक्टर लगा हुआ है और इसके साथ 2 आउटपुट के ब्रेकर्स और लगे हुए हैं।
असल में एडिशनली इस इधर जो है एयर कंडीशनिंग उनको 2 सेपरेट ब्रेकर्स से कनेक्ट कर दिया गया था, ताकि उनके सेपरेट ब्रेकर्स हों और जो रिमेनिंग लोड है उसका जो आउटपुट ब्रेकर्स हैं वो सेपरेट हो, ताकि अगर कभी भी आपको एसीज़ पे मेंटेनेंस करनी पड़े या एसीज़ को कट ऑफ करना पड़े तो आप सेपरेट ब्रेकर से कर सकें और आपका जो रिमेनिंग लोड है उसको इशू ना आए। थोड़ा सा ब्रीफली इन्वर्टर के बारे में बताइएगा प्लीज़। अच्छा, ये टी सोलर का 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ऑफ ग्रिड इसमें कैपेसिटी है, इसमें हाइब्रिड कैपेसिटी नहीं है, ना इसमें नेट मीटरिंग की कैपेसिटी है। 5 किलोवाट्स पे कराची की हद तक तो के इलेक्ट्रिक नेट मीटरिंग अलाउ ही नहीं करता, इसलिए यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम की रिक्वायरमेंट कस्टमर ने हमें इंक्वायरी भेजी नहीं थी। साथ साथ क्योंकि कस्टमर की मेजर जो इशू था उनका था कि मैं इंडिपेंडेंट चला जाऊँ कि इलेक्ट्रिक से मेरा रब्ता ना हो, अगर मैं सुबह 6 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक चाहूँ तो मेरा सिस्टम जो है इंडिपेंडेंटली रन करता रहे और उसमें इतनी बैटरी बैकअप एनर्जी स्टोरेज होनी चाहिए कि मेरा जो लोड है उसको कंटिन्यूस पावर मिलती रहे और सिस्टम कोई भी ऑफ़ ना हो। तो इसीलिए बैटरी बैकअप वाले सिस्टम को प्रेफर किया गया और टी सोलर का ये जो इन्वर्टर है 5 किलोवाट्स का, ये हमने काफ़ी साइट्स पे लगाया है। रिस्पांस इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बाकी क्योंकि ये थोड़ी पुरानी इंस्टॉलेशन है, अब नए मॉडल्स भी आ गए हैं, तो अगर नए मॉडल्स की तरफ कस्टमर जाना चाहें तो वो भी लग सकते हैं। देयर इज़ नो इशू इन दैट। नए मॉडल्स की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है बट इट्स वेरी मच फीजिबल एंड इट्स वेरी मच अफोर्डेबल कंपेयर टू द फैसिलिटीज़ और द फीचर्स दैट यू गेट इन न्यू इन्वर्टर्स। अच्छा, ये वन ऑफ द रूम्स है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में जहाँ मैं खड़ा हुआ इस टाइम पे। इसका लोड आप देख सकते हैं, एक 1.5 टन का एसी लगा हुआ है जो कि इन्वर्टर एसी है, 7 से 8 एम्पेयर लेता है। इसके अलावा फैंस हैं, 10 ट्यूबलाइट्स हैं 30 वाट वाली, एक कंप्यूटर लगा हुआ है, प्रिंटर है और छोटी छोटी लाइट्स हैं। तो रफली इस रूम का अगर कैलकुलेट करें तो 1.7 से 1.8 किलोवाट का लोड है। ठीक है, अब मैं इसी का आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि ये जो इंडिपेंडेंट एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ये इसका टोटल लोड कितना है और जो इस पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है वो इसको किस तरह सपोर्ट कर रहा है। चलिए दूसरे रूम में चलते हैं। अच्छा जी, हम आपको लाए हैं सेकंड फ्लोर दिखाने। जो टॉप का फ्लोर है, बॉटम का फ्लोर आपको दिखा दिया है। टॉप के फ्लोर में आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या इक्विपमेंट लगी हुई है, वहाँ कितना लोड है और वहाँ सोलर पैनल्स के साथ क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड की गई हैं। तो आइए आपको रूम के अंदर। अच्छा, जैसा आप देख सकते हैं कि रूम में वही स्टैंडर्ड लाइटिंग है जैसे दूसरे रूम में है, प्लस यहाँ भी 1.5 टन का एयर कंडीशनिंग है, फुल डीसी इन्वर्टर एसी है ये भी। रूम में रेफ्रिजरेटर भी है छोटा सा और टेलीविज़न है, कंप्यूटर्स हैं, हार्ड ड्राइव्स हैं, राउटर्स हैं, तो इस तरह की बहुत सारी इक्विपमेंट है। प्लस आप देख सकते हैं 2 फैंस लगे हुए हैं। तो इतने सारे लोड को पावर देने के लिए 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो सफिशेंट है, क्योंकि ऊपर रफली मैक्स जो लोड जाता है वो 3 किलोवाट आता है, नीचे मैक्स जो लोड होता है वो 2 किलोवाट होता है। ये भी उस वक्त का 5 किलोवाट का मैक्सिमम लोड है जब फुल कैपेसिटी पे सारी डिवाइसेस ऑन कर दी जाएं। तो क्योंकि ये कस्टमर को नॉलेज है और ही इज़ एबल टू मैनेज इट, तो ही डज़ नॉट टर्न ऑन ऑल द डिवाइसेस एट द सेम टाइम। तो वो एक एसी ऑन करके इसको 26 पे रन करके जो रूम का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करवा लेते हैं। उसके बाद उसके एम्पेरेज ऑटोमेटिकली जो कंजम्पशन है उस एसी की वो खुद ब खुद कम हो जाती है, वो एज़ लो एज़ 2 एम्पेयर्स 1.8 एम्पेयर्स भी आ जाती है इन रियल टाइम। तो जब 1.8 एम्पेयर्स पे वो आ जाती है उसके बाद आप यू कैन ईजिली टर्न ऑन दी अदर एसी एट फुल लोड और आप उसको भी रन कर सकते हैं। उसके बाद उसका भी टेम्परेचर आधे 1 घंटे बाद वो रीच हो जाता है जो रीचेबल होता है। तो आपका जो 5 किलोवाट का सिस्टम है उसमें बहुत सारी कैपेसिटी बच जाती है। अगर आप इंटेलिजेंटली सिस्टम को रन करें तो यू कैन रन क्वाइट अ लॉट ऑफ डिवाइसेस विदाउट एनी हैसल। अब ये जो क्योंकि ये ग्राउंड अप से डिज़ाइन किया गया है पूरा स्ट्रक्चर, तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन की बहुत हाई कंसिडरेशन रखी गई है और ऐसी कंस्ट्रक्शन करी गई है ताकि जो आपकी एनर्जी मैनेजमेंट है वो मोस्ट एफिशिएंट मेथड पॉसिबल पे रन करे। तो इससे होता ये है कि जो सैंडविचिंग है, जो वॉल्स है वो सैंडविच वॉल्स हैं। इसके अंदर इंसुलेशन की एक हाई बहुत थिक लेयर डाली गई है ताकि जो हीट पेनिट्रेशन है इस रूम के अंदर वो बहुत मिनिमल रहे, क्योंकि ये ओपन में स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे हीट की पेनिट्रेशन हो सकती थी, लेकिन क्योंकि सैंडविच करके इंसुलेट किया गया है, प्रॉपर्ली इंसुलेट किया गया है, तो हीट की पेनिट्रेशन बहुत लो है। उसकी वजह से जो एयर कंडीशनिंग है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एयर कंडीशनिंग का ज़्यादा लोड नहीं आता, रूम को कूल आसानी से कर लिया जाता है एयर कंडीशनिंग की तरफ से। एडिशनली इस रूम को लो रूफ रखा गया है, जो 4 सीलिंग है इसको कम हाइट पे रखा गया है ताकि जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है इस रूम की वो कम से कम रहे। उसकी वजह से जो एयर कंडीशनिंग है उसको जितनी हवा को कूल करना है उसकी वॉल्यूम भी कम होती है, तो एयर कंडीशनिंग कम लोड पे जल्दी कूलिंग कर देता है।
एक और फ़ायदा ये होता है कि जो एयर कंडीशनिंग है वो अपनी जो उसकी मैक्सिमम हाइट आप देख सकते हैं वो अराउंड 7 फीट है। तो जो उसकी कूलिंग है वो डायरेक्ट क्लाइंट के ऊपर आती है, जो भी यूज़र होता है इस रूम में, तो वो कूलिंग का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसी तरह इस रूम को एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एडवांस रखा गया है। रूफ़ की सीलिंग कम रखी गई है, हाइट की सीलिंग की हाइट जो है वो कम से कम रखी गई है, इंसुलेशन अच्छी करी गई है। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर लगाया है वो भी आपको दिखाते हैं, वो हीट इंसुलेशन के लिए काम आता है, क्योंकि हीट की डायरेक्ट जो रेडियंस है वो डायरेक्ट जब आपके रूफ टॉप पे नहीं पड़ती, तो जो हीट की वो है हीट डायरेक्ट अंदर नहीं आती। कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो डायरेक्ट नहीं होती, क्योंकि रूफटॉप पे तो हीट नहीं आती, हीट तो सोलर पैनल्स पे जाती है। सोलर पैनल्स हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो कंडक्शन नहीं होती। बाकी रेडिएशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे ग्लास डोर लगा हुआ है, रेडिएशन उसके थ्रू थोड़ी बहुत आती है, और दैट इज़ वेरी इजीली मैनेजेबल बाय दिस 1.5 टन एयर कंडीशनर, विच इज़ वेरी बिग फॉर सच रूम। बट बिकॉज इट्स वेरी बिग फॉर सच रूम, इट परफॉर्म्स मैग्निफिसेंटली। वो इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस देता है कि वो इंस्टेंटली रूम को कूल कर देता है, अपने एम्पेयर्स ख़त्म करके बैठा होता है और कंजम्पशन बिल्कुल लो कर रहा होता है। अच्छा जी, जैसा आप देख सकते हैं कि अब हम ऊपर आ गए हैं और हम आपको रूफटॉप की जो स्पेस है वो दिखा रहे हैं। जो 2 रूम्स है वो आप देख सकते हैं नीचे, ये फर्स्ट फ्लोर का रूम है और एक इसके नीचे वाला रूम है। आप देख सकते हैं कि जो सोलर का स्ट्रक्चर है उसके और रूम के रूफ़ के दरमियान में एक सैंडविच है और एयर बैरियर क्रिएट किया गया है, ताकि जो कंडक्शन ऑफ हीट है वो एज़ मिनिमल एज़ पॉसिबल रहे। एयर की मूवमेंट होती है उस सैंडविच के थ्रू, और उसकी वजह से जो हीट की डायरेक्ट कंडक्शन है वो रूफटॉप पे नहीं होती, क्योंकि एयर मूव करती रहती है, तो हीट की जो वहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है वो भी एयर के साथ मूव होती रहती है, तो हीट रूफ़ के थ्रू रूम के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाती। तीसरा आप देख सकते हैं कि जो ऊपर स्ट्रक्चर है वो कस्टमाइज स्ट्रक्चर है और एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो नीचे वाले रूम्स हैं उनके स्ट्रक्चर में इतनी मजबूती रखी गई थी एट द स्टार्ट ओनली, क्योंकि स्टार्ट में ही कंसिडरेशन थी कि इसको पूरा सोलराइज़ करेंगे स्ट्रक्चर को, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में इतनी स्ट्रेंथ थी कि इसके ऊपर ये पूरा 5 किलोवाट का स्ट्रक्चर लग सकता था। तो बासानी कस्टम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करके फैब्रिकेट साइड पे करके ऊपर सोलर पैनल्स बैक टू बैक जोड़ दिए गए हैं। ये 5 किलोवाट के 10 पैनल्स हैं, 535 ईच, जिनको के मोनो क्रिस्टलाइन ये पैनल्स हैं, 535 वाट्स ईच। तो 10 पैनल्स का जो टोटल वाटेज बनती है वो 5350 वाट्स बनती है, रेटेड आउटपुट कैपेसिटी है इन सोलर पैनल्स की। ये 80% पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप 80% पे कैलकुलेशन करके 6 आवर्स का रन टाइम निकालते हैं, उससे आपको पता लग जाता है कि पूरे दिन में ये कितने यूनिट्स को जनरेट करेंगे।